हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे सेंट्रल वेनस कैथेटर, जिसे सीवीपी लाइन भी हम कहते हैं, इस नाम से भी हम जानते हैं। और तो ये एक ऐसा का किट रहेगा। सॉरी, आपको एक हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं पेन यूज़ करूँगा। तो इस तरह का आपको कुछ एक सीवीपी का किट मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें ये पूरा स्टेराइल रहेगा। इसमें आपको सिरिंजेस, आपको ये क्लिप रहेगा सूचर के लिए, कोई सूचर यूज़ करता है या कोई ऐसे क्लिप्स यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे डायलेटर्स मिलेंगे और आपको ये रहेगा आपका मेन सेंटर लाइन, और इसी के अंदर गाइड वायर आपको प्लेस किया हुआ मिलेगा। तो ये रहा इसका पूरा सेटअप। आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो हम जान लेते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सेंट्रल वेनस कैथेटर है, उसको कैसे हम इंसर्ट करते हैं और हमें कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशंस के बारे में हम जानने वाले हैं। और ये जो नर्सिंग केयर करना है वो सीवीसी पेशेंट है, सेंट्रल वेनस कैथेटर है, उस पेशेंट को हमें कैसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है या सीवीसी केयर कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। सेंट्रल वेनस कैथेटर इज एन इनवेलिंग डिवाइस, मतलब इनवेलिंग डिवाइस का ये एक टाइप है। इसे लार्ज सेंट्रल वेन, मोस्ट कॉमनली इंटरनल जुगुलर वेन, कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है आप देखेंगे, इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन और फीमोरल वेन्स में मोस्टली ये इंसर्ट किया जाता है। एंड एडवांस्ड अंटिल द टर्मिनल लुमेन रिसाइड्स विद इन द इंफीरियर वेना केवा, मतलब जिसका टर्मिनल एंड जो है कैथेटर का वो इंफीरियर वेना केवा या फिर सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम तक पहुंच ना जाए, तो ये इसे हम उसे इंसर्ट करते हैं। देर आर थ्री मेन एक्सेस साइट्स फॉर द प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल वेनस कैथेटर्स, नेमली इंटरनल जुगुलर वेन, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है। ये कॉमन फीमोरल एंड सबक्लेवियन वेन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दीज आर प्रेफर्ड साइट्स फॉर टेम्पररी प्रोमिनेंट वेनस कैथेटर प्लेसमेंट। और एडिशनली सीवीसी के ही बहुत से टाइप है, जिसे ये टेम्पररी जो साइट्स बताए मैंने, इंटरनल जुगुरल वेन, कॉमन फीमोरल और सबक्लेवियन वेन्स, इसके अलावा भी साइट्स है, लेकिन उसे हम सेंट्रल वेनस कैथेटर नहीं कहते क्योंकि वो सेंट्रल वेन्स में नहीं प्लेस किया जाता है। उसे हम एडिशनली क्या कहते हैं, ये जो है शॉर्ट टर्म यूज के लिए हम सीवीसी यूज करेंगे। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सेंट्रल वेनस एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, तो बेसिलिक और ब्रैकियल वेन्स आर यूटिलाइज फॉर पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, मतलब पीआईसीसी लाइन हम जिसे बोलते हैं, पिक लाइंस। तो हम मिड टर्म और लॉन्ग टर्म यूज के लिए पीआईसीसी लाइंस यूज करेंगे। तो अब जो हमने डिस्कशन किया है वो अदर सेंट्रल एक्सेस ऑब्टेन वाया एडवांस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक्स इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। मतलब इस वीडियो में हम जो देखने वाला है वो बस स्पेसिफिकली सेंट्रल वेनस कैथेटर्स के बारे में देखेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म यूज किए जाएंगे 7 to 14 डेज के लिए, जिसका यूज रहेगा, और वो डायरेक्टली सेंट्रल वेन्स में ही प्लेस किए जाएंगे। उसी के बारे में हम जानेंगे। बाकी कैथेटर्स टाइप जो है पीएसईसी लाइन जैसे, हम अदर्स वीडियो में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें जानेंगे। तो इस वीडियो में हम बस इसी के बारे में फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर क्या है? सेंट्रल वेनस कैथेटर्स आर सीवीसीज और सेंट्रल लाइंस आर कैथेटर्स प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द टिप ऑफ कैथेटर साइड्स इन वेना केवा, मतलब जो इंफीरियर वेना केवा हो या सुपेरियर वेना केवा हो, और एट्रियम भी में भी वो उसका जो टिप है वो वहां पे टच मतलब रहेगा। तो these are generally large bore catheters and can be multi-lumen, allowing multiple fluids to be administered simultaneously. तो ये बाइलुमेन, ट्रिपल लुमेन और क्वाड्रपल, मतलब 4 लुमेन भी इसमें रहते हैं, जो कि लार्ज बोर के कैथेटर्स होते हैं, मतलब 18-16 के भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्यों यूज करना है, तो पहला यूज देखेंगे हम, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल इनकॉम्पेटिबल एजेंट्स, मतलब जो इरिटेटिंग है, जिसे हम पेरिफेरल वेंस में नहीं दे सकते, ऐसे एजेंट्स हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए यूज करेंगे सीवीसी लाइंस। Once for multiple lumen catheters, 2 or 3 separate lines allowing for complete separation of incompatible substances through the same catheter, मतलब जैसे 3% सोडियम ये हुआ, 3% NS हुआ, फिर हाई कॉन्सेंट्रेटेड डेक्सट्रोज हुआ, या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हुआ, जिसे हम पेरिफेरल वेन से नहीं दे सकते हैं, जो कि इरिटेट करेगा या फिर इनकॉम्पेटिबल है, नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में हम सीवीसी यूज करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरऑस्मोलर सॉल्यूशंस सुटेबल फॉर पेरिफेरल वेन्स, जो कि मैंने पहले इन्फ्लो कर दिया, क्योंकि इससे क्या होगा, फ्लेबाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अलोविंग मेजरमेंट ऑफ सीवीपी मेजरमेंट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स, आप देख पा रहे हो, क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट में मोस्टली ये आपको देखने को मिलेगा। तो इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट का ब्लड सैंपलिंग कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है, तो टेक अपडेट वैल्यूज एंड गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अनुसार ट्रीटमेंट देने के लिए अपडेटेड रहना पड़ता है।
तो बार बार वेनिपिंक्चर करने से अच्छा है कि आप सेंट्रल लाइन से ब्लड कलेक्ट कर सकते हो इजीली। उसका भी क्या मेथड होता है ब्लड कलेक्शन का, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और ये है लॉन्गर टर्म यूज, मतलब यूज कर सकते हैं इन सिटू की 14 to 21 डेज। मोस्टली हम 14 डेज के बाद चेंज करने के लिए उसको देखते हैं एज पर ICN प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल जो है हॉस्पिटल पॉलिसीज के हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कब यूज नहीं करना चाहिए, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है CVC के लिए? जब किसी पेशेंट को कोएगुलोपैथिक और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो पेशेंट में, तो हमें नहीं यूज करना है। क्योंकि अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो सेंट्रल वेन एक्सेस करते करते पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग्स हो सकती है, और कोएगुलोपैथिक है तो पेशेंट को क्लॉटिंग भी वेन में हो सकता है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है CVC इंसर्ट करने के लिए। और नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट्स विद इंक्रीज ICP। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी पेशेंट का बड़ा है तो हम उसमें CVC अवॉइड करते हैं। जिस पेशेंट को सेंट्रल रीजन पे, मतलब कहाँ पे है, जुगुलर वेन जो है, जो भी मोस्टली हम इंटरनल जुगुलर वेन यूज करेंगे या सबक्लेविन वेन यूज करेंगे, तो उसके आसपास में आपको क्या नहीं होना चाहिए, वुंड सेलुलाइटिस और वेस्कुलाइटिस और अनदर लीजन्स नहीं होने चाहिए। नॉट सुटेबल यहाँ पे दिया गया है। और CVC हायर कॉस्ट देन स्टैंडर्ड कैथेटर्स, ये 1500 से लेके 2000 तक, हजार मतलब 1000 अबो ही आपको मिलेगा। तो हमेशा आपके पेशेंट इतना अफोर्डेबल नहीं रहेंगे, तो इसीलिए इसका कॉस्ट भी ये करता है कि आप पेशेंट को इंसर्ट करोगे नहीं। और पेशेंट का कंसेंट भी इस चीज़ में ज़रूरी है, पेशेंट हो या रिलेटिव, दोनों में से जो भी अवेयर मतलब कॉन्शियस है, अब उनका कंसेंट भी इस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। और इसीलिए रिक्वायर मोर इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग लगती है एंड केयर लगता है, क्योंकि इन्फेक्शन इसमें से ज़्यादा होता है। जैसे क्लैप्सी के बारे में आपने सुना होगा, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन, CLA-BSI के बारे में आपने सुना होगा। तो यही है कि क्लैप्सी अवॉइड करने के लिए बहुत केयर देना पड़ता है। उसके लिए स्टेराइल प्रोसीजर्स होंगे, आप स्टेराइल ग्लोव्स आपको यूज़ करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो इससे खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए आप इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन कर सकते हैं अगर ये फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है CVC के एसोसिएट, मतलब क्या क्या हो सकता है? तो अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, मैंने जैसे पहले ही बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन इन सेंट्रल सर्कुलेशन, क्योंकि ये नियरेस्ट पॉइंट है हार्ट के, जहाँ पे हम ये टिप मैंने पहले मेंशन कर दिया है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और एट्रियम में ये रिसाइड रहेगा। तो इन्फेक्शंस जल्दी से जल्दी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, रिस्क इसलिए ज़्यादा होती है। पेरिफेरल स्पेशली इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, जब आप इंसर्ट कर रहे हो उसी टाइम से ये जो क्लैप्सी का प्रोटोकॉल है वो उसी टाइम से स्टार्ट होता है कि पेशेंट का पेंटिंग ड्रिपिंग अच्छे से हुआ था कि नहीं, पेशेंट को सुचर हुआ है, पेशेंट को ड्रेसिंग किस टाइप का है, ट्रांसपेरेंट है या गॉज ड्रेसिंग है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। उसके बारे में एक अदर वीडियो हम बनाएंगे। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, जिसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है पेशेंट को। देखो ये देख रहे हो, कैन कॉज कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द कैथेटर लूमेंस इन सीवियर केसेस एंड केयरफुल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। तो इसे हिपेराइज फ्लश रखना पड़ता है। इसकी केयर कैसे करनी है आगे मैं बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। कार्डियक एरिथमियाज भी हो सकता है, क्योंकि ये सीधा एट्रियम में या इंफीरियर वेना केवा के आसपास रहेगा, तो एरिथमियाज आपको देखने को मिल सकता है। ये जनरली जब आप इंसर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम होता है, क्योंकि आपका गाइड वायर कभी कभी टच कर देता है कार्डियक मसल्स को। उसके बदले यहाँ पे फ्लेबाइटिस भी होने का चांसेस बढ़ जाता है पेशेंट को, जब इंसर्शन साइट है वहाँ पे हिमेटोमा फॉर्मेशन होता है। अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो हिमेटोमा भी पेशेंट को हो सकता है। हिमोरेज भी पेशेंट को हो सकता है। सेल्फ ट्रॉमा, मतलब कभी कभी होता है कि पेशेंट इरिटेबल है इंटेंसिव केयर में, वो रिस्ट्रेंट नहीं है तो वो खुद खींच लेगा, तो उससे वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। या फिर किसी काम में इंटरफेरेंस हो सकता है और अपने आप मतलब पेशेंट को पोजीशन देते टाइम भी वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है। कैथेटर किंक भी हो सकता है, किंकिंग ऑफ कैथेटर, कॉम्प्लिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स मेडिकेशन। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। इसके और कॉम्प्लिकेशंस है जो हम आगे मेंशन किया है। अगर आपको इस अब तक भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और यही एक PDF है, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो आप उसी के थ्रू आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, और आपको अगर डिमांड है तो मैं आपको उस तो अलाउ कर, मतलब वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल वेन्स कैथेटर प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, ये जो ओवरऑल है, इसलिए मैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ या फिर पेशेंट के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी होता है बहुत जगह पे।
तो वैसे हम ये नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं थेरोटिकल पार्ट ही आपको बताऊंगा। जब आप किसी टाइम प्रैक्टिकल देखोगे तो आप को रिलेट कर पाओगे अच्छे से कि हाँ इस सर ने बताया था अच्छे से, तो जो थेरी है आप अच्छे से को रिलेट कर पाओगे कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा क्या क्या करना है, उसकी केयर क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, इंडिकेशंस क्यों लगाते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ देखनी जरूरी है। तो ये क्या कहते हैं, हमें जुगुलर कैथेटर किट चाहिए अप्रोप्रिएट साइज की, मतलब एडल्ट और पीडियाट्रिक के साइज की है, उस पर डिपेंड करता है। 2 वर्जन्स है, दो टेक्निक से ये किया जाता है। एक सेल्डिंजर गाइड वायर टेक्निक है, जिसे गाइड वायर पहले इंसर्ट करके ये किया जाता है, और पी लवे टेक्निक ये थोड़ा कम कॉमनली यूज होता है। पी लवे टेक्निक जो है मोस्टली लॉन्ग टर्म डायलिसिस कैथेटर जिस पेशेंट्स में यूज होता है उनमें भी यूज होता है, उनमें ही मोस्टली यूज होता है। जनरली अभी तो अपडेटेड के हिसाब से सेल्डिंजर गाइड वायर टेक्निक जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। स्टेराइल ग्लोव आपको इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि जो डॉक्टर से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से इंसर्ट करेगा ये ज़रूरी है। क्लीपर्स चाहिए, क्लोरेक्सिडिन सॉल्यूशन, स्क्रब सॉल्यूशन। पेंटिंग के लिए, पेंटिंग मतलब आप ऐसे पेशेंट को हमें पेंटिंग वेंटिंग नहीं करनी है, जनरल पेंटिंग। पेंटिंग ड्रेपिंग जो है स्टेराइल एरिया प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है ओटी में जो जनरली फॉलो होगी। क्लोरोपेप और फाइनल स्किन प्रिपरेशन एप्लीकेटर, 100 ml सलाइन नीडल फ्री। क्योंकि 100 ये किस लिए लगेगा, 100 ml सलाइन आपको लगेगा फ्लश देने के लिए, क्योंकि आप कैथेटर को पहले प्राइम करना होता है, पहले हमें चेक करना होता है सेंट्रल लाइन को कि उसमें कहीं लीकेज नहीं है, कि सेंट्रल लाइन पूरा इंटैक्ट है, कहीं पे लीक नहीं हो रहा है, कहीं पे किंक नहीं है, कहीं पे ब्लॉक नहीं है। ये सारी ट्रिपल जो जितने भी लूमेन है हमें सब फ्लश करके देखने होते हैं, उसी को प्राइमिंग भी कहते हैं। नीडल फ्री बैक स्पाइक कहते हैं। 5 ml सिरिंजेस 2-3 चाहिए, और जो कि किट में ही आ जाती है, तो ये सारा किट का ही है। डिसइंफेक्टिंग कैप जो है ये भी आपको उसी के साथ मिल जाएगा। और ड्रेसिंग मटेरियल तो सीएचजी की ड्रेसिंग आप जैसे यूज कर ट्रांसपेरेंट अगर यूज करोगे तो वो भी उसमें मेंशन करी रहेगी। तो ये कैसे प्लेसमेंट किया जाता है, तो पहले क्या किया जाता है जनरली, एक ओवरऑल में जस्ट बताऊंगा, इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है। आपको जस्ट जनरल आइडिया चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो और किसी थियोरेटिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, या आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इसमें से आप कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हो आपके प्रेजेंटेशन में, तो आपके टीचर्स भी आपसे अच्छे से खुश हो जाएंगे। या फिर आप एमएससी एस्पिरेंट हो, उसमें भी आपको एक यूज़फुल रहेगा कि प्लेसमेंट टेक्निक है। थेरोटिकल भी ज़रूरी होता है, ऐसे नहीं है कि हमेशा हमें प्रैक्टिकल में ही कुछ पता चलेगा, क्योंकि बहुत से होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बिजी टाइम होता है तो इमरजेंसी में वो फटाफट से इंसर्ट कर देंगे, लेकिन आपको उस चीज़ के पीछे वो चीज़ उन्होंने क्यों किया, उन्होंने इतना पेंटिंग ड्रिपिंग क्यों किया, उन्होंने इस पेशेंट को एक ए पेशेंट को डाला है, बी पेशेंट को क्यों सेंट्रल लाइन नहीं डाला है, उसको क्यों अवॉइड किया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते पहले 10x10 सेंटीमीटर एरिया ये आपको क्लीन करना है। सॉरी इसका कलर हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 10x10 सेंटीमीटर का एक एरिया पहले क्लिप करना है राइट जुगुलर वेन। राइट को ही मोस्टली यूज कर रहे थे क्योंकि नॉट यूज्ड इफ पॉसिबल एज इसोफेगोटोमी ट्यूब्स आर प्लेस्ड ऑन दिस साइड, मतलब साइड रिजर्व होता है कि राइट साइड से हम मोस्टली कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसोफेगोटोमी अगर किसी इमरजेंसी जरूरत पड़े तो वो कर सके, तो वो लेफ्ट साइड के लिए वो साइड रिजर्व रख देते हैं। राइट साइड राइट जुगुलर वेन में ही हम सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन भी हमें पता होना चाहिए कि हमेशा राइट साइड में क्यों लगाना है। जिस पेशेंट को हम एक ये करके चलते हैं, कुछ कुछ साइट है जो रिजर्व होती है, हम लेफ्ट में या राइट में ही ऐसे ही करते हैं मोस्टली। मोस्टली तो राइट साइड में ही करते हैं क्योंकि इजी टू एक्सेस होता है, मतलब अलोंग साइड, मतलब इसोफेगोस्टोमी भी पेशेंट का होने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं है तो भी हम राइट साइड को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजीली एक्सेस होता है। एसेप्टिकली इसको साइड को प्रिपेयर किया जाता है, फिर असिस्टेंट रेजेस द वेन। ये पीलवे टेक्निक के लिए मोस्टली यूज होता है। जो इंटरनल जुगुरल वेन है उसको हम पहले साइड मतलब ये देखते हैं प्रोमिनेंस उसका बढ़ा देते हैं कि हाँ ये है। ये एक स्मॉल स्टैब इंसिजन मेड इन स्किन और द जुगुलर वेन, ये पीलवे टेक्निक जो है इसमें यूज करते हैं। यहाँ तक जो एक 3 स्टेप है ये मोस्टली, मतलब ये स्टेप तो दोनों में कॉमन आएगा। ये है पीलवे टेक्निक में यूज कर किया जाता है। यूजिंग द लार्ज बोर peripheral IV catheter supplied in the jugular catheter kit, the jugular vein is cannulated, the stylet removed and the catheter burns। ये पीलवे टेक्निक में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। जनरली जो सेल डेंजर टेक्निक और गाइडवे टेक्निक है उसमें आपको पहले जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है वेन को फाइंड आउट करेगा, यूएजी गाइडेड है तो यूएजी गाइडेड है, अंडर यूएजी गाइडेंस वो नीडल उसको प्रिक करेगा। उसके साथ साथ उसी के साथ गाइड वायर गाइड वायर इंसर्ट करेगा, फिर उसके पीछे गाइड वायर के साथ एक जो है कैनुलर है उसको एक ये करेगा, जो साइट है उसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से।
मतलब उसमें जो है स्मॉल स्टेप इंसिजन है जो हमने पीलेवे टेक्निक में पहले देना होता है, वो उसके बाद में देना होता है। गाइड वायर का यूज पीलेवे टेक्निक में नहीं किया जाता है, ये आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। गाइड वायर ये अलग टेक्निक है, ये अलग टेक्निक है। तो गाइड वायर मोस्टली सेल डेंजर टेक्निक ये अलग ही टेक्निक है। इफ यूजिंग सेल डेंजर टेक्निक ये पहले मैंने वो बताया था। तो सेल डेंजर टेक्निक से अगर यूज कर रहे हो तो क्या किया जाता है, गाइड वायर इंट्रोड्यूसर की मदद से ये किया जाता है। एक लार्ज बोर नीडल होता है, जैसे कैनुला का होता है 18 गेज कैनुला, 18 से मतलब वो 16 गेज कैनुला तक उसका बोर रहता है। वो इंट्रोड्यूसर कहते हैं उसे, वो किया जाता है प्लेस इनटू द कैथेटर हब एंड द गाइड वायर एडवांस यूजिंग द मेजरिंग मार्कर्स ऑन द वायर एज अ गाइड। 20 to 30 सेंटीमीटर गाइड वायर शुड रिमेन आउटसाइड द पेशेंट्स वेन। ये प्रिकॉशनरी होता है क्योंकि कभी कभी होता है कि गाइड वायर अंदर ही चला जाता है पेशेंट का, फिर बाद में उसको कैथला में ले जाके पेशेंट को निकालना पड़ता है। बहुत से केसेस हमने ऐसे देखे हैं इमरजेंसी में, इसलिए ये मैंने पॉइंट इसमें मेंशन किया है। एनेस्थेसिस्ट क्या करता है, ये पेशेंट का ईसीजी उस टाइम में मॉनिटर करना होता है, क्योंकि जब एक क्रैनियल वेना केवा मतलब सुपीरियर वेना केवा ही इसे कहता है, ये ध्यान में रखना है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। क्रैनियल वेना केवा ही सुपीरियर वेना केवा होता है। सॉरी, ये जो है ये सुपीरियर वेना केवा ही होगा। द इंट्रोड्यूसर एंड पेरिफेरल एबी कैथेटर जो मैंने बोला था आर रिमूव लिविंग द गाइड वायर इन सीटू। वो इंट्रोड्यूसर और वो निकाल देता है। दो डायलेटर होते हैं, दो साइज के डायलेटर होते हैं, पहले प्री इंसर्ट किया जाता है। देखो, अ डायलेटर इज प्लेस्ड ओवर द टॉप ऑफ गाइड वायर टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ कैथेटर। मतलब कैथेटर का थोड़ा साइज बड़ा होता है ना, तो इसलिए उसको पहले जो स्मॉल प्रिक लिया गया है, मतलब जो नीडल है या जो इंट्रोड्यूसर प्लेस किया गया है जो गाइड वायर के साइज का रहेगा, उसे थोड़ा हम डायलेट कर देंगे डायलेटर की मदद से, थोड़ा साइज को बड़ा कर देंगे ताकि जो हमारा कैथेटर है वो इजीली वहां पे इंसर्ट हो सके, कोई उसे ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। दिस में एंड दिस इज देन रिमूव अगेन लिविंग द गाइड वायर इन सीटू। ये एक निकाल देंगे और दूसरा फिर से कर देंगे। फिर क्या किया जाता है, द कैथेटर पोर्ट्स आर फ्लश्ड विद स्टेराइल सलाइन एंड द कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड ओवर द टॉप ऑफ गाइड वायर। गाइड वायर से ये किया जाएगा होल्डिंग द गाइड वायर इनटू वन हैंड एंड एडवांसिंग द कैथेटर ओवर इट अनदर। मतलब आप एक बार इसको पढ़ लोगे, आप समझ में आ जाओगे कि हाँ प्रैक्टिकल में कैसे होता है, और इजीली आपको एक बार आपने बस एक प्रोसीजर देखना है, आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ थ्योरी में मैंने ये सब पढ़ा था और जो यहाँ पे सब एप्लीकेबल हो गया है, कैसे कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये तो जस्ट आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये जस्ट थेरोटिकल पार्ट है, आपको बाद में देखने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिए कुछ पॉइंट्स। ये प्रोसीजरल पार्ट है, डेमो पार्ट है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने से भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे आप प्रैक्टिकली देखोगे तो बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर पी लेवल टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ये क्या कहते हैं, द पी लेवल इंट्रोड्यूसर, जो इंट्रोड्यूसर होता है सेम दोनों में होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद दिस स्टिलेट इज प्लेस डायरेक्टली इनटू द ड्यूरल वेन। जो स्टिलेट है वो अंदर प्लेस किया जाएगा थ्रू द स्टैब इंसिजन, देन स्टिलेट इज रिमूव्ड एंड द कैथेटर एडवांस्ड डायरेक्टली थ्रू द इंट्रोड्यूसर। ये जो है कैथेटर जो है, इसमें गाइड वायर का यूज कहीं भी नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो, स्टिलेट इज रिमूव्ड एंड द कैथेटर एडवांस डायरेक्टली थ्रू इंट्रोड्यूसर टू द मल्टीलुमेन पोर्ट। The peel-away introducer is pulled apart and peeled off the catheter as the catheter's position within the neck simultaneously maintained. पील अवे प्रोसीजर्स के बारे में आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे, और अगर मुझे चांस मिले, अगर यहाँ पे डेमो अगर मैं लाइव शूट कर पाऊँ तो मैं आप तक वो वीडियो भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पील अवे इतना मोस्ट कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला है कि आप अदर यूट्यूब चैनल से आपको उसको ये कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड एज है तो इसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। न्यूली आपको सेल डेंजर टेक्निक ही मिलेगा। ईच पोर्ट इज चेक फॉर ब्लड फ्लो, फ्लश एंड नीडल फ्री वॉल, ये दोनों में चेक किया जाता है। द कैटर इज देन स्विचड इन प्लेस एंड कवर्ड विद स्टेराइल ड्रेसिंग एंड लाइट, ये दोनों में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बेटे सीवीसी केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करना है, तो पहले हमने देखना है whenever handling the catheters lines or ports when administering medication। कब हैंडलिंग करेंगे हम, पेशेंट को मेडिकेशन देना है, पेशेंट को कुछ ब्लड सैंपल लेना है, तभी करेंगे। तब क्या करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन फॉलो करना है। जैसे मैंने बोला स्टेराइल कंडीशन है, पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो हैंड हाइजीन फॉलो करना है। एंड इन एडिशन वेयरिंग डिस्पोजेबल एग्जामिनेशन ग्लव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फॉलो करनी है। इन एडिशन टू दिस द कैथेटर मस्ट बी स्ट्रिप्ड बैक, दैट इज ऑल बैंडेज मटेरियल रिमूव्ड and the site examined for signs of phlebitis, hematoma, dislodgement of kinking or any other abnormalities at least once every 12 hour shifts। मतलब हर 12 घंटे की शिफ्ट में एक बार आपको वो, अगर गॉज ड्रेसिंग है तो आपको उसे निकाल के
मतलब लाइट ड्रेसिंग है, पूरा नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप हमेशा उसको एक्सपोज करोगे, जितना एक्सपोज करोगे उतने चांसेस भी होते हैं इन्फेक्शन के। तो जो स्टराइल ड्रेसिंग है वो 24 आवर्स वैलिड रहती है। तो उससे उसके बाद आपको निकाल के चेक करना है कि पेशेंट को हिमेटोमा है या ये है। और अगर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है, मतलब क्लोरेक्सिडिन ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग जो है, टेगाडम ड्रेसिंग जो यूज करोगे, तो उसमें तो आपको विजिबल रहेगा ही ट्रांसपेरेंट पार्ट में कि पेशेंट को हिमेटोमा है, फ्लेबाइटिस है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है छेड़छाड़ करने की। ड्रेसिंग को बार बार हटाना नहीं है। ये मिनिमली 12 आवर्स बोला गया है, एक बार में खोलो, लेकिन मैक्सिमम हो सके तो अगर सोकेज आपको नहीं दिख रहा है तो आपको नहीं हटाना है, क्योंकि आप जितना वो इंसर्शन साइट एक्सपोज करोगे नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस को, आप इन्फेक्शन उसमें इंड्यूस करोगे। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। द सीवीसी पोर्ट्स शुड बी केयरफुली मैनेज्ड with alcohol applied to each port prior to use and alcohol disinfecting caps covering each port while not in use। मतलब अगर कुछ पोर्ट यूज नहीं है तो उसको कैप करके रखो, खुला पोर्ट नहीं रखना है। कैनुला के बारे में, जो हम पेशेंट को पेरिफेरली इंसर्ट करते हैं, आईवी कैनोलॉजी से बोलते हैं, उससे भी पोर्ट हमें खुले नहीं रखने हैं, क्योंकि उसमें से भी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्लैम्प करके रखा है और पोर्ट खुला ही है, क्योंकि क्लैम्प किया है लेकिन इन्फेक्शन अंदर तक, क्लैम्प और पोर्ट के बीच में इन्फेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ही आप क्लैम्प खोलोगे और यहाँ से फ्लश दोगे, वो इन्फेक्शन कहाँ जाएगा, सीधा सेंट्रल वेनस में चला जाएगा। तो ये हमें अवॉइड करना है। और जब भी हम एक्सेस करेंगे तो हमें वो पोर्ट क्लीन कर लेने हैं अल्कोहल स्वैप से। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम में दे सकते हैं। ऑल पोर्ट्स नॉट इन यूज रिक्वायर फ्लशिंग एवरी 4 आवर्स। ये क्यों जरूरी है? ऑल पोर्ट्स नॉट इन यूज रिक्वायर फ्लशिंग एवरी 4 आवर्स विथ हिपेरिनाइज सलाइन। जो पोर्ट्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को बस आईवी कैन, मतलब आईवी फ्लूइड्स चल रहा है, पेशेंट को कोई मेडिकेशन वगैरह हमें देना नहीं है, तो एक सिंगल पोर्ट यूज में है, बाकी मतलब कंसिडर ट्रिपल लूमेन है हमारे पास, तो 2 पोर्ट यूज नहीं है। तो उसे हमें शिफ्ट में एक बार तो कम से कम फ्लश करना ही करना है। अगर पेशेंट को कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स या कोई नहीं है तो हम हिपेरिनाइज फ्लश उसके लिए यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर्स हमें उसे करना है। लेकिन एनएस फ्लश तो करना ही करना है, क्योंकि क्लॉट हमें उसे होने देना नहीं है। अगर एक लूमेन भी क्लॉट होता है तो हमें उसे परमानेंटली बंद करके रखना पड़ेगा। अब आगे देखो, केयर में लिखा ही है मैंने, पॉइंट्स आ भी गया है, देखो मेंशन भी कर दिया मैंने अच्छे से। इफ एनी पोर्ट्स आर ऑक्लूडेड दे शुड नॉट बी यूज्ड। आपको अगर फील हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन तो आपको उसे यूज नहीं करना है, आपको उसको क्लैम्प कर देना है, पोर्ट को लॉक करना है, उसे रेड एरिया में, या रेड लेवल आपके पास है तो आप उसके, रेड लेवल वो चाहे नहीं है, रेड कलर का जो हाईलाइटिंग टेप है या माइक्रोपोर्ट जो भी आपके पास मिलेगा उसे हाईलाइट करके रखना है, नॉट यूज, या लेबल करके रखना है नॉट टू बी यूज और ब्लॉक, मतलब ऑक्लूडेड है तो वो पोर्ट इन आगे वाले शिफ्ट में कोई यूज नहीं करेगा। तो हैंड ओवर हमें कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जबरदस्ती अगर हम उसे फ्लश करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है अच्छा खासा बड़ा वाला क्लॉट हम सेंट्रल वेन में, मतलब सेंट्रल सर्कुलेशन में डाल देंगे, और वो कहीं जाके ब्लॉक कर देगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सीवीसी केयर के लिए नर्सिंग के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लॉन्ग टर्म केयर के लिए है, लेकिन प्री केयर भी हमें ज़रूरी है कि पेशेंट प्रिपेयर कैसे करना है, पेशेंट के प्रिपरेशन में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है दोस्तों। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी इस वीडियो में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जरूर देखना। आपको कोई भी गलत चीज़ यहाँ पे बताई नहीं गई है। अगर आपको कुछ चेंजेस होते हैं, कोई अपडेट्स मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि और दोस्तों को भी हमारे हेल्प हो सके। सीवीसी पोर्ट्स के बारे में बताया गया है, मोस्टली 2-3 लूमेंस के हमें देखने के मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, कलर कोडेड पोर्ट्स होते हैं, जिसमें 2 लूमेन अगर कैथेटर्स हो तो उसमें होता है व्हाइट एंड ब्राउन होता है, जिसे व्हाइट होता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब कैसे पढ़ेंगे, जहां पे इंसर्शन साइट है उसके नजदीक हुआ ये प्रॉक्सिमल, और डिस्टल हुआ उससे दूर। तो व्हाइट वाला है जो नजदीक वाला रहेगा, और प्रॉक्सिमल मतलब उसे कहेंगे, और डिस्टल जो है ये ब्राउन कलर का रहेगा। और जो 3 लूमेन कैथेटर्स होंगे उसमें रहेगा व्हाइट जो है डिस्टल रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें व्हाइट प्रॉक्सिमल है, इसमें व्हाइट डिस्टल है। व्हाइट डिस्टल रहेगा, ब्राउन रहेगा आपका मिडल, एंड ब्लू पोर्ट जो रहेगा आपका प्रॉक्सिमल, मतलब सबसे नजदीक जो रहेगा ये ब्लू पोर्ट रहेगा। तो ये पोर्ट जनरली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो ये जो है प्रॉक्सिमल ब्लू पोर्ट है, मतलब नजदीक में जो है वेनस ब्लड, मतलब ब्लू कलर का जो रहेगा उसे मोस्टली कहते हैं न्यूमन, मतलब याद रखने के लिए कि ये ब्लू है, नजदीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, यूज फॉर फ्लूइड थेरेपी इंक्लूडिंग ब्लड प्रोडक्ट्स एंड कोलॉइड्स। आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को चल रहा है या पेशेंट को ब्लड देना है तो हम मोस्टली ब्लू पोर्ट यूज करेंगे। ब्राउन पोर्ट किस लिए यूज करते हैं, तो ये रिजर्व किस लिए होता है, रिजर्व फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो इंटेंसिव केयर पेशेंट्स में लगता ही लगता है, तो उनके लिए ये पोर्ट रिजर्व होता है। और अगर उस मतलब पेशेंट को टीपीएन नहीं चल रहा है,
तो ये अदर पर्पजेस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लश करके ही रखना है हमेशा, ये केयर में मैंने बता दिया है। और डिस्टल जो पोर्ट है इसमें वाइट है, ट्रिपल लुमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डबल लुमेन की बात करें तो हमें वाइट देखने को मिला प्लॉक्सिमल, लेकिन ट्रिपल लुमेन में आपको वाइट डिस्टल देखने को मिलता है। तो डिस्टल जो है वाइट पोर्ट इज यूज फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लड सैंपल कलेक्शन। तो आप बोलोगे सर उसी पोर्ट से हम मेडिकेशन दे रहे हैं, उसी पोर्ट से हम सलाइन दे रहे हैं, उसी पोर्ट से हम ब्लड कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसमें तो फिर वैल्यूज अल्टर्ड आएंगी। तो उसके बारे में भी आपको लास्ट में दिया गया है, आप आगे देखो तो सही, सब यहाँ पे मिलेगा, कोई डाउट नहीं, कोई चीज यहाँ पे छूटी नहीं है। बस आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये सैंपल कलेक्शन आगे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला था। तो हमें क्या करना है, व्हेन कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स फ्रॉम सीवीसी द फॉलोइंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, हमें चाहिए 2 ml सिरिंज जिसमें चाहिए हमें 0.3 to 0.5 ml सलाइन, ये 2 सिरिंज इसमें चाहिए, या फिर हम दुगना ही ऐसे ले सकते हैं, ऐसे कोई नहीं, 2 ml सिरिंज में ही हम 2 ml से ये ले लेंगे फुल फिल करके। एन एम्प्टी सिरिंज चाहिए अप्रोप्रिएट साइज, मतलब 5 ml करना है, मतलब ज़्यादा सैंपल नहीं भेजना है तो 5 ml, ज़्यादा भेजना है मतलब कम भेजना है तो 5 ml, ज़्यादा भेजना है तो 10 ml तक आप यूज़ कर सकते हो। अल्कोहल डिसइंफेक्टिंग कैप, जैसे मैंने बोला है, जब भी आप टच करोगे आपको ये डिसइंफेक्ट करना ही करना है। फिर आपको सैंपल ट्यूब साथ में जरूर होना जरूरी है। सैंपल प्रोसीजर क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। फॉलोइंग ओपन ग्लोविंग द डिस्टल पोर्ट इज स्वैप्ड। डिस्टल मैंने बोला था यहाँ पे जो है व्हाइट है, ट्रिपल लुमेन के बारे में अगर करेंगे तो डिस्टल पोर्ट इज स्वैप्ड एंड द सिरिंज कंटेनिंग फ्लश इज अटैच्ड। ठीक है, ये जो सेकंड सिरिंज हमने 2 ml की यूज की थी वो यहाँ पे अटैच करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सलाइन फ्लश इक्वल टू कैथेटर्स प्राइमिंग वॉल्यूम, मतलब प्राइमिंग वॉल्यूम क्या है, तो कैथेटर में कितना बैठता है, मतलब पेशेंट जो जहाँ पे टिप है कैथेटर का, सीवीसी का कैथेटर है, जैसे स्टार्टिंग में हमने प्राइम किया था तो वो 2 ml तक कंसिडर करते हैं। तो 2 ml मतलब ऑल थ्री इंक्लूडिंग 3 लुमेन, तो ये 2-3 ml तक रहेगा। तो वो प्राइमिंग वॉल्यूम हमें उसमें इंसर्ट करना है ताकि जो उसमें मेडिकेशन है वो ऑलरेडी बॉडी में पुश कर दे। फिर उसके बाद में क्या करना है, यूजिंग द सेम सीरीज, वही 2 ml की सीरीज से हमें क्या करना है, सॉरी, वही सीरीज से क्या करना है, अब ब्लड वॉल्यूम अराउंड 3x डेड स्पेस वॉल्यूम ऑफ कैथेटर, मतलब डेड स्पेस वही है प्राइमिंग वॉल्यूम जो है, उसके 3 गुना हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है एंड इमीडिएटली री इन्फ्यूज बैक इनटू द पेशेंट। मतलब वो लेना है पुश करना है, लेना है पुश करना है, ऐसे 3 बार करना है हमें, कितने 3 बार करना है, 3 टाइम्स हमें करना है, ताकि उससे क्या होगा, दिस इज रिपीटेड 3 टाइम्स अंटिल द फ्लश इज डाइल्यूटेड अवे विद द पेशेंट्स ब्लड। ठीक है, जो भी हमने फ्लश किया था वो फ्लश है, हमें पहले फ्लश किया उसके बाद हमने एस्पिरेट करना है, एस्पिरेट के बाद हमें वही पुश करना है, फिर से एस्पिरेट करना है, फिर से पुश करना है, फिर एस्पिरेट करना है, फिर पुश करना है, ऐसे हमें सलग 3 बार करना है कंटिन्यूसली, 3 to 4 टाइम्स हमें ये कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, इससे क्या होगा, ये उससे क्या होगा, जो फ्लश हमने दिया है या जो मेडिकेशन उस पोर्ट में है ऑलरेडी, वो डाइल्यूट हो जाएंगे ब्लड के साथ, वो अंदर चले जाएंगे ब्लड में और उस पोर्ट में आएगा पेशेंट का ब्लड अनडाइल्यूटेड। और जो सैंपल्स हैं हमें कलेक्ट करने हैं सेपरेट सीरीज में, जो हमने 5 ml या 10 ml जितना भी करना है, और जो कैथेटर है वो बाद में एनए से फ्लश करने देना है, और हिपेरिन अगर बाद में यूज नहीं करना है तो हिप्रेनाइज सलाइन से इसे फ्लश कर देना है। तो ये सैंपल कलेक्शन टेक्निक है, आप इसे फॉलो करें, और डॉक्टर से भी आप एक बार कंसर्न ले सकते हो कि हम ऐसे कर सकते, मतलब कोई कोई होता है कि सिलिकॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे जो है वो मोस्टली डॉक्टर्स या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, एचओडीज बोलेंगे कि आप पेरिफेरली उसे कलेक्ट करो, बाकी सैंपल आप भले ही सीवीसी से ले सकते हो, लेकिन सीरम इलेक्ट्रोलाइट है जो कि होता है कभी कभी सलाइन वाले पोर्ट्स, मतलब जहाँ एनएस चल रहा है, जहाँ आरएल चल रहा है, उसी पोर्ट में से सैंपल कोई गड़बड़ी से कलेक्ट कर देता है तो वैल्यूज इम्पेयर्ड आते हैं, किसी से पोटेशियम करेक्शन गया है पेशेंट को, वो कैनुला फ्लश नहीं हुआ है वो लुमेन, और उसी से फिर से कर लिया तो पेशेंट का पोटेशियम हाई आएगा, लेकिन बॉडी में नॉर्मली तो वो कम रहेगा। तो इसलिए मोस्टली ये बोलते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट जैसी कलेक्शन हमें पेरिफेरली लेनी है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक की यूज करोगे और उनको कॉन्फिडेंस दिलाओगे कि नहीं सर इसमें अभी कोई ये नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा, तो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। और कॉम्प्लिकेशन मैंने बोला था कि लास्ट में हम देखेंगे थोड़ा बहुत, तो न्यूमरस पोटेंशियल क्या क्या उसमें प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन, जैसे एरिथमिया हो सकता है पेशेंट को, आर्टरियल पंक्चर हो सकता है क्योंकि वही आर्टरी भी रहता है, कैरोटिड आर्टरी,
भूलना नहीं है, पल्मोनरी पंक्चर होता है। ये मोस्टली सबक्लेवियन, जब हम वेन सिलेक्ट करते हैं सबक्लेवियन वेन में अगर इंसर्ट करने जाए तो पल्मोनरी पंक्चर होने के चांसेस होती है, तो इसीलिए न्यूमोथोरैक्स बैठने का चांसेस हो जाता है। तो ये देखना है, इसीलिए यूएजी गाइडेड करते हैं। ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकता है, ट्रकियल इंजरी हो सकता है। अगर मोस्ट लैटरली हम जो इंट्रोड्यूसर है वो इंसर्ट कर देंगे तो हो सकता है एयर एम्बुलाई भी पेशेंट को हो सकता है। पोस्ट प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आता है, तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, क्लैप्सी मैंने बोला है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, CLA BSI, CLA BSI, ठीक है। सेंट्रल वेन स्टेनोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस पेशेंट को हो सकता है, और डिलेड ब्लीडिंग विथ मल्टीपल अटेम्प्ट्स कोएगुलोपैथिक पेशेंट्स। मतलब ज्यादा बार प्रिक करने से, अगर जो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, उसने 3-4 बार प्रिक कर दिया, पेशेंट को पोक कर दिया है वहां पे, तो ये सारी चीजें बहुत रिस्की होती है, ये नहीं करना होता है, ये अवॉइड करना है पेशेंट्स में। तो उनमें ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, डिलेड ब्लीडिंग हो जाती है। सीवीसी रिमूवल के टाइम में क्या करना है, अब हमने देखा सारा इंसर्ट कर दिया पे, उसका केयर हुआ है, रिमूव करते टाइम क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हैंड्स डिसइंफेक्ट करने हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करने हैं, उसके बाद में हमें सुचर्स अच्छे से रिमूव करने हैं, और ये कटर ब्लेड से स्टराइल स्वैब्स हमें उसमें प्लेस कर देने हैं कैथेटर साइड से। फिर डिजिटल प्रेशर वहां पे अप्लाई करके रखना है, क्योंकि अगर आप जनरली कॉटन या इसे ड्रेसिंग कर दोगे तो वो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें पहले डिजिटल प्रेशर रखना है। डिजिटल मतलब क्या, डिजिटल मतलब आपका फिंगर जो है उससे प्रेशर बना के रखना है, और वो मिनिमल होना चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि आप उसका गला दबा रहे हो या उसका कैरोटिड आर्टरी ही आपने प्रेस करके रखा है, इतना हाई प्रेशर दे दिया। डिजिटल प्रेशर रिमेन्स ऑन द साइड फॉर द फ्यू मिनट्स फॉलोइंग रिमूवल, ठीक है। लाइट बैंडेज इज प्लेस्ड ओवर द साइड, केयर टू इंश्योर द ड्रेसिंग इज नॉट टाइट अराउंड नेक फॉर अप टू 1 आवर। फिर उसके बाद में आपको एक लाइट ड्रेसिंग वहां पे करनी है जो टाइट नहीं रहेगी, और फिर स्टराइल एडहेसिव ड्रेसिंग, पेशेंट को अगर डिस्चार्ज है या कुछ शिफ्टिंग है तो उसमें टाइप में आप लगा के बैंडेज रिमूव कर सकते हो। तो ये रहा सीवीसी रिमूवल का केयर, इसमें कुछ ज्यादा बताने के लायक है नहीं, तो लो फास्ट फास्ट बता दिया हूँ। और आगे इसके बारे में देखेंगे, ये है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, ये एरिया में आप यहाँ पे देख रहे हो, तो 18 गेज ये जो है, ये जो पोर्ट जा रहा है 18 गेज का है, तो ये प्रोक्सिमल हुआ, मतलब क्या हुआ, सबसे नजदीक है। और ये वहां पे भी हार्ट के नजदीक है, मतलब यहाँ पे सबसे इंसर्शन साइड के नजदीक रहेगा, तो वो इनसाइड भी पेशेंट के हार्ट के नजदीक रहेगा, ये उसका ये होता है। 18 गेज का एक है और 16 गेज का है, ये 4 लुमेन वाला कैथेटर है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये 14 गेज का, इसमें एक 14 है, एक 16 है, और दो 18 गेज के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मीडियल 1, मीडियल 2, डिस्टल और प्रॉक्सिमल। तो ये भी आपको ध्यान में देना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इमेज मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेगा पेशेंट का ये कैनुला, ये सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, स्लिप ऑफ टंग। यहाँ पे सूचर रहेगा पेशेंट का, और ये रहा पेशेंट का इंसर्शन साइड। और ये जो जेली टाइप आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्लोरोक्सिडिन का जेली होता है, जो परसेंटेज होता है, CHG का टेगाडाम ड्रेसिंग करके आता है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग ये रहता है। तो ये जो है ये बहुत अच्छा होता है, ये 7 डेज अप टू आप यूज कर सकते हो, उसके बाद में आप इसको चेंज करना है। अब इसकी वैलिडिटी 7 डेज की होती है, इसके बाद में आपको ये चेक करनी है। और ये बहुत आपको एक्सेस देता है कि आप विजिबली, मतलब बिना ड्रेसिंग रिमूव किए, आपको यहाँ पे हिमेटोमा है, यहाँ पे फ्लेबाइटिस हो चुका है, आप इजीली देख पाते हो ऊपर से ही। तो बार बार आपको इंसर्शन साइड एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। और आपको इसमें हमेशा ये करना है कि इंसर्शन का डेट आपको मेंशन करना है, जो कि क्लैप्सी प्रोटोकॉल के अंडर आता है। आपको हमेशा जो भी इंसर्ट करोगे, जो भी इंडवेलिंग कैथेटर्स रहेंगे, उस पर डेट मेंशन करना जरूरी है। और ये जो आपको देखने को मिलेंगे, ये ब्लू जो है, ये सब इसके क्लैंप है। अगर ये सिंगल लुमेन यूज नहीं है, आपको सामने से कैपिंग करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे क्लैंप भी करके रखना है, ताकि इनकेस अगर कैप लूज हो जाए या कैप निकल जाए तो ये क्लैंप जो है, क्लैंप और कैप दोनों में डिफरेंस है। कैप आप एकदम टिप पे लगाओ, ये क्लैंप है, बीच में आप इसको क्लैंप करके रख सकते हो। तो ये चीजें हैं। तो अगर इस टॉपिक पे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका PDF आपको एक ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो इतना सुनने के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।